हेलो दोस्तों। तो आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो तीसरी गुरुनीति है वो लेके आए हैं, जिसमें अपन जो आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, लैक ऑपेरॉन, उनके बारे में जो है वो क्वेश्चन उनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो इसमें से अपन ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 3 गुरुनीति बना दी है। आगे की दोनों बायोमोलिक्यूल के आएंगे। तो मेरे ख्याल से 3 गुरुनीति में अपन ने मॉलिक्यूलर के ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो सारे कवर कर दिए। तीनों सीरीज के अंदर टोटल जो एनसीईआरटी है, क्वेश्चन की जो अप्रोच है, बिल्कुल सारी अपन ने कवर कर ली, क्योंकि चैप्टर भी वो एक ही है। तो एक चैप्टर में 3 गुरुनीति बनाई है तो काफी है, वो सफिशिएंट। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अपन ने सही लिए, हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन एक चैप्टर में 3 गुरुनीति होगी, लगभग आपके 140 क्वेश्चन के आसपास हो गए। तो उसमें सारी चीजें कवर हो गई है। ठीक है, करें सर स्टार्ट। बिल्कुल। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस भी 86 से चल रहा है, उससे पहले अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इन यूकैरियोट्स जीन रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अपन ने यहाँ पर यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की बात की है। एक्चुअल में जो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है, वहां पर देखो बिल्कुल सिंपल बातें करेंगे अपन। इस जीन रेगुलेशन के अंदर काफी स्टेटमेंट है। जीन रेगुलेशन एक अच्छा टॉपिक भी है, जिसके अंदर उन्होंने काफी मैटर भी दिया है। तो एक बार थोड़ा सा इनको जीन रेगुलेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं, दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ताकि आगे क्वेश्चन आए तो अपन कवर कर लें। तो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की बात करें तो वहां पर क्लियरली दे रखा है, जो यूकैरियोट्स है वहां पर जीन रेगुलेशन जो है वो 4 लेवल पे होता है। बिल्कुल 4 लेवल में बात कर रहा हूं पहले किसकी, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की। और जो 4 लेवल हैं वो हैं आपके, पहला जो है वो तो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। बिल्कुल डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। और दूसरा दे रखा है वहां पर प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग लेवल। और थर्ड जो है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेवल। एमआरएनए का जो ट्रांसपोर्ट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म। और जो फोर्थ लेवल है वो है ट्रांसलेशनल लेवल। और मेरे ख्याल से जो 4 लेवल है ये प्रोकैरियोट में नहीं होंगे, ये यूकैरियोट में होंगे। उसका रीजन है क्योंकि यूकैरियोट के अंदर स्प्लिट जीन होती है। बिल्कुल। तो जो स्प्लिट जीन है वो एक्सप्रेस होगी, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए, फिर उसकी होती है प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्ट होगा एमआरएनए का, देन फाइनली ट्रांसलेशन। तो सिंपल आपको याद रखना कि यूकैरियोट्स में आप 4 लेवल पे जीन रेगुलेशन कर सकते हो, जो मैंने आपको ये भी बताया है। अब इसने पूछा है सिंपल, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन लेवल भी है, प्रोसेसिंग लेवल भी है और ट्रांसलेशनल लेवल भी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इजिली 4। इसमें एक बात जो है क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखी है, ये ट्रांसपोर्ट वाला। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इसलिए हो पाएगा बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होने की वजह से ये जो अपने पास में आरएनए बनता है पहले साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होगा, और फिर यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर 4th ऑप्शन हो गया। बिल्कुल। और अपन ने ये तो बात की है प्रोकैरियोट की, लेकिन यूकैरियोट की सॉरी, और प्रोकैरियोट की अगर बात करें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट में ये तीनों प्रोसेस जो है इस लेवल पे आप रेगुलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोकैरियोट में एक तो आपने बताया जैसे न्यूक्लियस है ही नहीं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेवल भी नहीं होगा, वहां प्रोसेसिंग में नहीं होती, क्योंकि प्रोकैरियोट में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है वो क्या होता है, एमआरएनए। एंड एमआरएनए नॉट नीड ऑफ प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, तो वहां पर डायरेक्टली एमआरएनए बनना है। तो यहाँ पर ये तीनों प्रोसेस नहीं होंगे। तो प्रोकैरियोट में जैसा कि मेंशन भी कर रखा है एनसीईआरटी में, जो डोमिनेंट लेवल है रेगुलेशन का वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आपको फोकस करना है। तो यहाँ आंसर अपना सिंपल है सर, 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the incorrect statement about gene regulation. Expression of gene is regulated by metabolic, physiological, environmental condition। बिल्कुल ही एनसीईआरटी की लाइन है, तीनों ही फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, करेक्ट है। जैसे सर ने बताया मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एनवायरनमेंट, तीनों ही जो है जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है जीन को रेगुलेट किया जाता है, आइदर स्विच ऑफ और स्विच ऑन। तो ये तीनों कंडीशन जो है उसके लिए इफेक्टिव है। The development and differentiation of embryo into adult organism are also a result of the coordinated regulation of expression of several sets of genes। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। Genes in a cell are expressed to perform a particular function or a set of functions। Okay, Jacob and Monod were first to elucidate a transitionally regulated system in E. coli। बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बिल्कुल आंसर भी होगा, क्योंकि उसने ट्रांसलेशनली लिखा है। एग्जैक्टली जो ओपेरॉन थे इकोलाई में, जो उन्होंने डिस्कवर किया था लैक ओपेरॉन था। और लैक ओपेरॉन जो अभी जैसा बताया प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड है, ना कि ट्रांसलेशनली रेगुलेटेड है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर अपना हो जाएगा 4th। बिल्कुल। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। Which of the following gene of lac operon constitutively express all the time? लेक आई जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, ऑल ऑफ दिस तो अपने को पता है कि जो लेक आई जीन है उसका फंक्शन तो है रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना।
अब रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कंटिन्यूअसली होगा, लैक्टोज चाहे आए या लैक्टोज चाहे नहीं आए, लेक आई जीन है वो अपना रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता ही रहेगा, चाहे लेक ओपेरॉन ऑन हो चाहे लेक ओपेरॉन ऑफ। बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट जैसे सबने बताया इसका जो एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूअस होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है जनरली क्या होती है जिनमें ऑपरेटर नहीं होता, और वहाँ डायग्राम भी दे रखा है। जो लैक आई जीन है जैसे अपन बात करें तो वहां पर उसका प्रमोटर है और ये है लैक आई जीन। तो बच्चों याद रखना जिस जीन के पास ऑपरेटर नहीं होगा उसका आप रेगुलेशन नहीं कर पाओगे। तो इसका जो एक्सप्रेशन है जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन है वो हमेशा बनती रहती है। तो याद रखना बिना ऑपरेटर की जीन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। जो हाउसकीपिंग जीन भी कहलाती है, जैसे अपने रेस्पिरेटरी एंजाइम को कोडिंग करने वाली जीन भी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है, हाउसकीपिंग जो हमेशा ऑन रहती है, हमेशा एक्टिव, हमेशा ऑन रहती है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन भी अच्छा बनाया है, लैक आई जीन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन रिप्रेसर प्रोटीन इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन विद, तो यहाँ पे आंसर लैक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज नहीं होगा, एलोलैक्टोज भी हो सकता है, तो आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल जैसे हमने बताया लैक्टोज और लैक्टोज दोनों ही क्या है, इंड्यूसर है। बिल्कुल, लैक ओपेरॉन इंड्यूसर है, दोनों ही जैसे बाइंड होंगे किसके साथ, लैक रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, वो हो जाएगी इनएक्टिव। और इनएक्टिव होगी तो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड नहीं होगी, बाइंड नहीं होगी तो जो लैक ओपेरॉन है वो स्विच ऑन हो जाएगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार नीट में आया हुआ है तो उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ये दोनों क्या है, इंड्यूसर है, और ये इंड्यूसर का काम क्या है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करना। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि लैक्टोज क्या करता है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन करता है, पॉजिटिव उसको ऑन कर देता है, ऑन करेगा, इंड्यूसर का काम करेगा, स्विच ऑफ से उसको स्विच ऑन करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, नेक्स्ट 90, इन लैक ओपेरॉन द जेड जीन कोड्स फॉर ए, तो जेड जीन जो है यहाँ पे किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइड्स को कोड करता है, व्हिच इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द बी, तो हाइड्रोलिसिस किसका करता है, लैक्टोज का करता है, तो आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया, लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज में गैलेक्टोज के अंदर। थर्ड हो जाएगा, एंजाइम है और इसका किसका जल अपघटन करवाएगा, लैक्टोज का। ऑब्वियसली जो लैक ओपेरॉन है वो लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें लैक्टोज इंड्यूसर का काम भी करेगा और लैक्टोज ही सबस्ट्रेट है जिसको तोड़ा जाएगा, जिसका जल अपघटन होगा ताकि लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अपन सेपरेट करें और ग्लूकोज जो एटीपी फॉर्मेशन में एंटर हो जाएगा। लैक्टोज यहाँ पर ऐसे बोलता है कि आप बेल मुझे मार, बिल्कुल खुद ही इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, खुद ही ब्रेक जो है वो अपना ब्रेक डाउन करवा रहा है। लेकिन बैक्टीरिया के लिए क्या हो गया, ये बहुत अच्छी बात होगी, एसेंशियल हो गया। नेक्स्ट, if a E. coli cells with mutant LAC-Z gene are growing in normal medium with glucose, they are transferred to a medium containing only lactose as a sugar. Which of the following changes take place? The lac operon is induced. ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, E. coli cells stop dividing, उसमें डिवीजन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है LAC-Z जीन क्या है, म्यूटेंट हो चुका है, ऑब्वियसली बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप उनको ऑन भी कर दोगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, परमेज वगैरह बन जाएंगे लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, जैसे सबने बताया, तो नहीं होगा तो सेल ग्रो नहीं कर पाएगी, मतलब डिवीजन नहीं करेगी। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया, बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। लैक ओपेरॉन इज इंड्यूस्ड, तो लैक ओपेरॉन को इंड्यूस्ड की बात करोगे तो उसने पूछा क्या घटित क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, उसका डिवीजन नहीं होगा, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं कर पाएगी। लैक ओपेरॉन इज रिप्लेस्ड, इस पे भी नहीं जा पाओगे आप। ऑल ओपेरॉन आर इंड्यूस्ड, ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, genes that are involved in turning on or off the transcription of a set of structural genes are called, तो स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे कौन से हो गए, रेडोडेंट जीन्स हो गए, रेगुलेटरी जीन्स हो गए, पॉलीमॉर्फिक है, प्रमोटर है, तो जीन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन टर्निंग ऑन ऑफ, ये यहाँ पे हो गया रेगुलेटरी जीन, तो इसको रेगुलेट करेगा, और भी कर सकता है, हां लैक ओपेरॉन में एग्जांपल भी है लैक आई जीन का, जो ऑन और ऑफ में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स, तो बिल्कुल ये जो ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट है ऑल प्रोकैरियोट्स के लिए होता है। ओपेरॉन पाए किस में जाते हैं, प्रोकैरियोट में, याद रखना ओपेरॉन्स जो होते हैं वो होते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, और पॉलीसिस्टोनिक जीन सिर्फ प्रोकैरियोटिक में होते हैं, बिल्कुल यूकैरियोटिक में होते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन। ये भी अच्छा पॉइंट है जो मॉलिक्यूलर में दे रखा है, जैसे सर ने बताया प्रोकैरियोट्स में होंगी पॉलीसिस्टोनिक, यूकैरियोट में होंगी मोनोसिस्टोनिक, और जो पॉलीसिस्टोनिक जीन है एक्चुअल में उनका रेगुलेशन, उनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक ही प्रमोटर के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको ओपेरॉन जो है उनका रेगुलेशन देखने को मिलेगा, और इंपॉर्टेंट है ओपेरॉन फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, अपने अंदर यूकैरियोट्स के अंदर ओपेरॉन एब्सेंट, तो यहाँ पर आंसर सीधा सा हो जाएगा ऑल प्रोकैरियोट्स।
What is true for E. coli with inactivated LAC-A gene? तो यहाँ पर जो LAC-A gene है ये यहाँ पर इनएक्टिव हो चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो LAC यहाँ पर 3 जीन होते हैं Z, Y और A। A जीन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है ट्रांस एसिटिलेज के फॉर्मेशन के लिए। अगर A जीन इनएक्टिव हो गया तो अपन कह सकते हैं कि जो ट्रांस एसिटिलेज है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा है they cannot synthesize permease, permease तो बनेगा बिकॉज वो तो Y से बनता है। they cannot synthesize functional beta glucose बन जाएगा। they cannot synthesize trans acetyl तो यहाँ पे आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। और ये आपकी और क्वेश्चन भी ये आया था नीट में, जेड जीन किसको कोड करती है, वाई किसको करती है, एक किसको करती है, जैसे सर ने आपको बताया, याद भी रखने हैं इसको, एज इट इज क्वेश्चन भी आ जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is incorrect statement? Origin of replication is a definite region in E. coli DNA where the replication originates। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये ओरिजिन का फंक्शन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। The vectors in rDNA proceeds provide the origin of replication। Split gene are found in eukaryotes, introns are found in prokaryotes। प्रोकैरियोट्स में कभी स्प्लाइसिंग नहीं होती है बिकॉज़ वहां पे इंट्रॉन्स होती नहीं है, इंट्रॉन सब्सटेंट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ थर्ड ऑप्शन में दिया स्प्लिट जीन आर फाउंड इन यूकैरियोट, स्प्लिट जीन जो है उसमें इंट्रॉन होते हैं और जो यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है, स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। यहाँ पर भी सिंपल बात बोली है, जो आरडीएनए है अपन जो प्रोड्यूस करवा रहे हैं ड्यूरिंग बायोटेक्नोलॉजी, तो आरडीएनए क्यों प्रोड्यूस करा रहे हैं? ताकि वो जो वेक्टर है वो अपने डिजायर्ड जीन को ओरिसाइट प्रोवाइड करवा दे, ताकि उसका इजीली क्या हो जाए वहां पर रेप्लिकेशन और उसका एक्सप्रेशन। तो ये बाकी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पूछा क्या है आपको? इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एबीसी गिवन फिगर। तो यहाँ पर अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है, ये अपने पास में टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये अपने पास कोडिंग स्ट्रैंड है, ए प्रमोटर हो जाएगा, सी यहाँ पे टर्मिनेटर हो जाएगा, टी है वो टी है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन तो पूछा अपने को ए के बारे में है, एबीसी के बारे में पूछा है, ए यहाँ पे प्रमोटर, बी यहाँ पे हो जाएगा अपना स्ट्रक्चरल जीन और सी यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेटर। ये यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ डायग्राम में तो बताया जाता है। जो प्रोमोटर है वो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट है, बिल्कुल। और ये जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है इसके पास इंफॉर्मेशंस होती हैं आरएनए के लिए, और टर्मिनेटर जो है वो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फॉलोइंग डायग्राम ऑफ लैक ओपेरॉन आइडेंटिफाई ए। तो ये अपने पास में एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो इस इनएक्टिव, ये जो रिप्रेसर है इसको इनएक्टिव कर रही है, तो ये अपने पास में क्या होगा? लैक्टोज होगा, जो कि पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो आंसर यहाँ पे अपने पास में हो गया लैक्टोज। बिल्कुल, ये डायग्राम में देखो लैक ओपेरॉन का पूरा अपने ले लिया है, और यहाँ पर एक बार समझा देते हैं। ये आपका जो केस लिया है वो है आपका केस सेकंड, दूसरे वाला, जिसमें आपको क्या करना है? ओप से लैक ओपेरॉन को क्या करना है? ऑन करना है। और वहां बड़े देखो सिंपल स्टेटमेंट लिखे हैं एनसीईआरटी में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। यहाँ कौन सा केस है? इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जैसे सर ने बताया ये कौन है? लैक्टोज इंड्यूसर है, ऑब्वियसली अभी क्वेश्चन भी आया था थोड़ी देर पहले सर। इंड्यूसर जाएगा और ये जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन उसको क्या कर देगा? इनएक्टिवेट कर देगा। ऑपरेटर क्या हो गया? फ्री। ट्रांसलेशन होगा तो ऑब्वियसली ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, जिसका फर्दर अगर ट्रांसलेशन करवाओगे तो 3 टाइप के एंजाइम बनेंगे। तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन को जो है समझा रहा है कि आपने क्या कर दिया? उसको ऑन करवा दिया। और यहाँ से जनरली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ये इसमें जैसे अपन बताया जेड जीन है, वाई है, इसका सीक्वेंस याद रखना है, कौन कौन से एंजाइम को कोड करती है याद रखना है। दैट इज द लैक आई जीन। यहाँ पर आई का मतलब दे रखा है इनहिबिटर से होता है, तो सारे स्टेटमेंट आपको कवर करने जो यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी करेगा कि आई का मतलब यहाँ पर इंड्यूसर है या इनहिबिटर, तो आई का मतलब यहाँ पे इनहिबिटर होगा, इंड्यूसर तो यहाँ पे लैक्टोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट कोडॉन AUG कोड फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इन बैक्टीरिया, एनिमल, फंजाई या ऑल ऑफ दिस। अपने को पता है कि जो स्टार्ट कोडॉन AUG वो किसके अंदर करता है? मेथियोनिन को बैक्टीरिया में कर देता है। बिल्कुल, यहाँ लिखा है फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। बिल्कुल, तो ये जो AUG है इसमें थोड़ा सा 2 केस हैं। एक तो बात करें अपन यूकैरियोट की, दूसरा बात करें प्रोकैरियोट की। दोनों याद रखने हैं आपको। अगर ये स्टार्ट कोडॉन है एज ए स्टार्ट कोडॉन, तो यूकैरियोट में हमेशा किसको कोड करेगा? ये मेथियोनिन को। और प्रोकैरियोट में एज ए स्टार्ट कोडॉन ये एफ मेट को कोड करेगा, फॉर्मुलेटेड। लेकिन प्रोकैरियोट में एक एक्सेप्शन है जो है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में भी यूकैरियोट की तरह कौन आएगा? मेथियोनिन। तो यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट में क्या है? सिमिलरिटी है। जनरली डायवर्सिटी में पढ़ते हैं कि इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है। आर्की बैक्टीरिया में कुछ जीन है जहां पर इंट्रॉन्स मिलते हैं, स्टोन प्रोटीन मिलती है, जो यूकैरियोट के साथ समानता को प्रदर्शित करती है। यहाँ सिंपल आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट, प्राइमरी स्टेप फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन फॉर ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग।
तो रेगुलेशन के लिए जो प्राइमरी स्टेप है, जो पहला स्टेप है, वो अपने पास में होगा ट्रांसक्रिप्शन। अभी बात की थी अपन ने जनरली, पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, बिल्कुल। यूकैरियोट है तो 4 लेवल है, और प्रोकैरियोट है तो केवल ही क्या होगा फिर ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है लैग ओपेरोन इज द प्रोटोटाइप ओपेरोन इन बैक्टीरिया व्हिच कंटेन जीन्स रिस्पांसिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ गैलेक्टोज, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, या ऑल ऑफ दिस। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं आंसर होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, बिकॉज़ जो लैक्टोज है उसी को ब्रेक करने के लिए लैग ओपेरोन होता है। बिल्कुल, उसका कैटाबॉलिज्म करेंगे जैसे Catabolism एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर बिल्कुल। पाए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इन फॉलोइंग डायग्राम ऑफ लैग ओपेरोन आइडेंटिफाई एबीसी। तो यहाँ पे जो डायग्राम बेसिकली यहाँ पे ऐसा टाइप 1 ही होगा, ये अपने पास में है ए, ये इसमें बी मेंशन किया हुआ था, ये यहाँ पर सी है। तो ये ए बी सी जेड वाई ए जीन है, वो किसको शो करते हैं, बिल्कुल अपन देख लेंगे। इसमें जो जेड है वो शो करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई करेगा परमिएस को, और ए करेगा ट्रांस एसिटिलेज को। बिल्कुल, एक कॉन्सेप्ट बताया आपको बिल्कुल। कि आपको याद रखना है, इनको लेबल कर दिया आपने एबीसी, यहाँ लेबलिंग नहीं है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, तो आपको इतना याद रखना है, ये पूछ रहा है ए बी सी, और ऑब्वियसली इसको ऐसे याद रखना है कि जेड जो है किसको कोड कर रहा है, वाई किसको कर रहा है, ए किसको कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर पे जा सकते हो। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गई, थोड़ा करेक्शन हो गया, लेकिन हमने बता दिया आपको एबीसी को रेस्पेक्टिवली आप क्या करोगे। दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। नेक्स्ट 102, द रेगुलेशन ऑफ लैग ओपेरोन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू बाय रिप्रेसर। तो रिप्रेसर जो होगा वो लैग ओपेरोन को ऑफ करता है, ऑफ करेगा, इसका मतलब ये कर देगा नेगेटिव रेगुलेशन। रेगुलेशन। जैसा अभी बताया था, अगर ऑफ है, ऑफ को ऑन कर रहे हो, तो इंड्यूसर तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव रेगुलेशन करेगा, और जो रिप्रेसर है वो क्या करेगा, उसको ऑफ करके रखेगा, तो ये हो गया आपका नेगेटिव रेगुलेशन। तो यहाँ से हो जाएगा ऋणात्मक नियम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लैग ओपेरोन रेगुलेशन इंड्यूसर बाइंड विथ ए, रेगुलेशन इंड्यूसर बाइंड विथ ए, दिस अलाउ बी एक्सेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंड्यूसर है वो अटैच किसके साथ में, रिप्रेसर के साथ अटैच हो जाएगा। में दिस अलाउ बी एक्सेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे हो गया आरएनए पॉलीमरेज। ये यहाँ देखो, इसको यहाँ सेट कर दो अपने आप, स्टेटमेंट जो है पूरा कवर हो जाएगा। वहां पर सर मेंशन कर दो, ए में आप जो है अपने पास बाइंड विद रिप्रेसर, यहाँ रिप्रेसर कर दो। अब इस स्टेटमेंट को एक बार रीड कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ड्यूरिंग लैग ओपेरोन रेगुलेशन इंड्यूसर बाइंड विद रिप्रेसर, दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ऑन से ऑफ से क्या करवा देगा, उसको ऑन करवा। और बकायदा से मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट है, ऐसे आते हैं सर, नीट में भी ऐसे आते हैं। वो इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, इसलिए अपन इस तरह के क्वेश्चन इसलिए डिजाइन करवाएं ताकि एनसीईआरटी के सारे फंडे जो है क्लियर हो जाए। कि वहां पे क्या करता है, वो एक दो वर्ड्स को गायब कर देता है, बिल्कुल, तो फिर उसी से ऑप्शन बना देता है, वहीं से बनाएगा। एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है उसको छोड़ना नहीं है, सीधी सी बात। नेक्स्ट 104, hnRNA undergoes additional processing called capping and telling. In capping, an unusual nucleotide is added to 5' end of hnRNA, that is। तो यहाँ पर जो capping होती है, जैसे कोई भी अपने पास जो hnRNA होता है उसमें जो 5' पार्ट है वहां तो होती है capping, और जो 3' पार्ट है यहाँ पे होती है टेलिंग। तो capping में हम लोग क्या ऐड करते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं, और जो यहाँ पे टेलिंग है हम यहाँ पे पॉलीएडिनिन को अटैच कर देते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल, इसमें तीनों स्टेप एक बार सर यहाँ आया है तो बता ही देते हैं। बिल्कुल, जो तीनों स्टेप है, जैसे फर्स्ट स्टेप होती है, सर ने बताया 5 प्राइम बिल्कुल कैपिंग, उसके बाद में स्प्लाइसिंग करवाएंगे, फिर बाद में जैसे कंप्लीट हो जाएगा आरएनए, जो थर्ड स्टेप है वो हो जाएगी 3 प्राइम टेलिंग। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 5 प्राइम कैपिंग में, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो इन्होंने लिखा है अनयूजुअल। ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि जो यूजुअल न्यूक्लियोटाइड होगा तो होगा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए क्या हो गया ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूजुअल, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं MGPPP। तो यहाँ पर देखो 3 फॉस्फेट ग्रुप है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में और इसके बीच में, तो ये अनयूजुअल बाइंडिंग भी हो गई। इसके अलावा जो स्प्लाइसिंग है वहां पर सिंपल है, इंट्रॉन्स को क्या करना है, रिमूव करना है, और जो एक्सोन उनको डिफाइनिंग मैनर में क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो स्प्लाइसिंग में हो जाएगा। और जो टेलिंग है सर ने बताया पॉली एडिनाइलेशन करेंगे, उसमें बहुत सारे एडिनाइलेट ग्रुप को क्या करेंगे, अटैच करेंगे। 200 to 300 कैपिंग प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, जो स्प्लाइसिंग है वो इंट्रोन को हटाएगी, तो आरएनए क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ताकि उसमें नॉन कोडिंग पार्ट है वो रिमूव हो जाए। और जो टेलिंग है, जो उसमें लॉन्ग टेल बनाई जाती है, वो भी जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो थोड़ा प्रोटेक्शन करेगी, ताकि उधर से डाइजेशन हो, तो एमआरएनए जो ट्रांसलेशन के बाद क्या हो, डाइजेस्ट हो। और कई बार बोलते हैं सर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसके बाद में एमआरएनए का क्या होता है,
जो ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद एमआरएनए को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल। तो वापस से उसके न्यूक्लियोटाइड वापस रिफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो ये बिल्कुल। तीनों स्टेप है, यहाँ से भी जनरली नीट में क्वेश्चन आता रहता है, तो इनको भी याद रखना है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग चेन elongation पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट एंड एमिनो ग्रुप ऑफ सेकंड एमिनो एसिड बाय, तो यहाँ पर एंजाइम का नाम पूछा है अपने को, पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो करते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये भी एनसीईआरटी से अपन ने निकाला क्वेश्चन। पेप्टाइड ट्रांसफरेज जो है वही तो है राइबो, बिल्कुल राइबोजाइम। उस राइबोजाइम को क्या बोलते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और राइबोजाइम जो है वो पहले भी आ चुका है, एक तो होता है 23S आरआरएनए और एक होता है 28S आरआरएनए। 23S आरआरएनए जो होता है वो 70S राइबोसोम में होता है, ये होता है 80S राइबोसोम में। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है सर, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो है डिजाइन कर देता है, तो सारी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ आंसर आपका सिंपल है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज, तो अपने पास में जो डीएनए है उससे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम लोग बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, इन द लेपोपेरोन सिस्टम बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज कोडेड बाय, तो यहाँ पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है अपने को पता है, अभी बात की थी अपन ने जेड जीन का। वो बार बार वही क्वेश्चन अपन रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि उनसे बाहर कुछ आता नहीं है, और इस छोटे से चैप्टर में आपको जो है 3 गुणनीति दे दी है, तो अपन कोशिश क्या कर रहे हैं ताकि रिपीट भी हो, ताकि वो चीजें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए दिमाग से लाने के लिए। तो यही वापस सर ने बताया, जेड जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जीन है तो कौन सा हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, और वाई जीन है तो हो जाएगा परमियंस। मेरे ख्याल से आप गुरुनीति में बच्चों को रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं, यही याद हो जाएगी। बिल्कुल। Consider the following statements. rRNA provides the template for synthesis of protein. तो यहाँ पे rRNA नहीं होता, यहाँ पे mRNA होता है। यहाँ देखो यही गड़बड़ हो गई, mRNA जो है टेम्पलेट काम करता है, rRNA टेम्पलेट नहीं बनाता। tRNA brings amino acids and reads the genetic code, बिल्कुल सही। जो tRNA के अंदर आप कह सकते हो कि जो रीडिंग साइट है वो वहां पर जो mRNA है उसको रीड करती है, और फिर जो वहां पर एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है वो अपने ऊपर एमिनो एसिड को अटैच कर लेती है। RNA polymerase binds to promoter and initiate transcription, तो बिल्कुल यहाँ पे सही स्टेटमेंट है ये। A segment of DNA coding for polypeptide chain is called intron. No, it is not intron. एक्सॉन होता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट जो है, सेकंड एंड थर्ड। Next, the protein required for the transport of beta galactosidase across the cell membrane in E. coli is allolactose, transcriptase, permease या फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो पर कह सकते हैं कि साहब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो परमेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कौन करता है, परमेज इंक्रीज करेगा। ये फंक्शन भी हो गए, जैसे पहले बताया था बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइजेशन करेगा, परमेज जो है वो परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। जैसे अपन बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया अगर मीडियम में पड़ा है, ऑब्वियसली मीडियम में अपन बोल रहे हैं कि बाहर क्या है, लैक्टोज पड़े हैं, बहुत सारे लैक्टोज पड़े हैं, तो जो परमेज है वो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, इनकॉर्पोरेट होगा, और मेम्ब्रेन के थ्रू जो है लैक्टोज को अंदर एंटर करवा देगा। और यहाँ पर कई बार वो दिमाग लगा लेता है कि कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, और वो भी होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की हेल्प से जो लैक्टोज है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल किसका होगा, फैसिलिटेड या सुसाध्य विश्रण का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां दिमाग लगाए तो आप भी अपन। और यहाँ पर एक बात लिखी हुई एनसीईआरटी ने कि ये जो लेपोपेरोन है वो बहुत ही लो लेवल के ऊपर हमेशा स्टार्ट रहता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर परमेज काम ही नहीं करेगा तो लैक्टोज अंदर आएगा कैसे, तो लो लेवल पे स्टार्टिंग जरूरी है। बिल्कुल, बैक्टीरिया जो है लो लेवल पे एक्सप्रेशन करवाएगा ताकि कुछ अमाउंट में परमेज पहले से प्रेजेंट हो, अदरवाइज नहीं होंगे तो लैक्टोज एंटर भी नहीं हो पाएगा। जैसे सर ने वो स्टेटमेंट बताया काफी इंपॉर्टेंट है, अलग से मेंशन कर रखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब लो लेवल पे एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम क्या है, एन एंजाइम, बिल्कुल एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, बायोकैटलिस्ट भी है, तो आंसर यहाँ पे हो गया ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, इधर है एक्सॉन, कैपिंग, टेलिंग, प्रोमोटर, साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज कौन बाइंड करता है, प्रोमोटर। यहाँ से ये मैच कर देते हैं, प्रोमोटर इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए कोडिंग सीक्वेंस। तो कोडिंग सीक्वेंस किसके पास में होती है, एक्सॉन के पास में होगा, एक्सॉन। फिर है लेगिंग स्ट्रैंड, तो लेगिंग स्ट्रैंड यहाँ पर जो है किसी के साथ है ही नहीं, मैच नहीं करेंगे। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैपिंग में अभी जस्ट बताया था, ये कैपिंग हो जाएगा। फिर है एडेनाइलेट रेसिड्यूज, ये अपने पास में होगा टेलिंग के अंदर।
बिल्कुल सारे अपन ने मैच कर दिए हैं, उस मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है आप आंसर पे जा सकते हो। और यहाँ पर देखो अपन ने फंक्शन पे भी बात कर दी, और फंक्शन वो मतलब जैसा आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक क्वेश्चन जो है उसमें हर एक ऑप्शन जो है वो अपने आप में भी एक है स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, और ऐसे याद रखना पड़ेगा भाई अपने पास में मान लो कि एक क्वेश्चन नहीं, अपने पास चार क्वेश्चन, चार इन्फॉर्मेशन जो मिल गई है बच्चे को, और नीट वाला पता नहीं कौन सा क्वेश्चन उठा ले, किसका फंक्शन पूछ ले, तो आपको इस तरह से ही स्टडी करनी होगी, हर क्वेश्चन पे ये फोकस करना है कि लेकिन सारी चीजें कवर करना। पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो या तो आप अपने इस क्वेश्चन में से आ जाएगा या अपने ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन से निकाल लेगा। बिल्कुल, तो मैटर है इतना अपने सीआईटी में। नेक्स्ट, द लैक ऑपेरोन इज टर्न्ड ऑन व्हेन एलोलेक्टोज मॉलिक्यूल्स बाइंड्स टू, तो अपने पास जो एलोलेक्टोज बाइंड किससे होगा, रेप्रेसर प्रोटीन के साथ में बाइंड होगा, तभी जो लैक ऑपेरोन है वो ऑन हो पाएगा। बिल्कुल, रेप्रेसर प्रोटीन को जो है इनएक्टिवेट कर देगा, बिल्कुल ऑन हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सा है रेप्रेसर प्रोटीन। नेक्स्ट, automated DNA sequence work on the principle of the method developed by, तो ये जो मेथड है वो सबसे पहले डेवलप किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर ने किया था। ये भी साइंटिस्ट का नेम दे रखा है और इंपोर्टेंट पूछ लेता है। जो फ्रेडरिक सेंगर है उसने सबसे पहले ऑटोमेटेड डीएनए जो सीक्वेंस मेथड है, और ये सेंगर वही है जिसने प्रोटीन सीक्वेंसिंग भी इसने डेवलप की थी। बिल्कुल, प्रोटीन जो सीक्वेंसिंग मेथड है वो भी सबसे पहले सेंगर ने डेवलप किया था, और जो सबसे पहले सीक्वेंस जो प्रोटीन थी वो थी इंसुलिन। इंसुलिन जो है फर्स्ट सीक्वेंस प्रोटीन है, तो इसको नोबेल प्राइज भी सर एक से ज्यादा बार मिला है, डीएनए मेथड के लिए भी और यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड के लिए भी इसको नोबेल प्राइज मिला है। और बहुत कम साइंटिस्ट होते हैं जिनको नोबेल प्राइज एक से ज्यादा बार मिला है, बड़ी बात होती है। और ये काफी जगह पे आएगा, आपके यहाँ पर भी दे रखा है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग काफी फेमस साइंटिस्ट है ये। नेक्स्ट, इन यूकैरियोटिक जीन कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड इंट्रॉन, एक्सॉन, रेगुलेटरी सीक्वेंस या रिपीटेटिव। अपने को पता है कि जो कोडिंग सीक्वेंस है वो अपने पास में हो गई एक्सॉन। यहाँ थोड़ा बता देता है रिपीटेटिव डीएनए कौन होता है, जिसमें बार बार रिपीटेशन होते हैं, जैसे मान लो ATG, तो ये बार बार अगर रिपीट हो रहा है कोई सीक्वेंस तो ये रिपीटिव हो गया। और याद रखना रिपीटिव डीएनए कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, इसमें कभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, थोड़ा दे भी रखा है डीएनए फिंगरप्रिंट, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है डीएनए। बिल्कुल, और रेगुलेटरी जो सीक्वेंस है वो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, बिल्कुल उनका कोई ना कोई रेगुलेशन में रोल होता है। इंट्रोन बताया आपको नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, और एक्सॉन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस। और इन दोनों को डिफाइन भी कर रखा है एनसीईआरटी में, स्टेटमेंट भी रीड करने पड़ेंगे। जो पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक है वहां पर दोनों को डिफाइन कर रखा है। जैसे बात करें अपन, इंट्रोन जो है वो कभी भी एमआरएनए में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन जो एक्सॉन है वो एमआरएनए में अपीयर होते हैं। वहां पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया है, इंट्रोन डू नॉट अपीयर इन एमआरएनए बट एक्सॉन अपीयर इन एमआरएनए और प्रोसेस्ड आरएनए और द मैच्योर आरएनए। तो सारे स्टेटमेंट एक एक करके आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर। Harkovin Khurana synthesized RNA molecules chemically. George Gamow codon is triplet. Michelson and Stahl regulation of gene expression। नहीं, ये यहाँ पे wrong statement हो गया। जो Michelson Stahl है उन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट इसलिए डाले हैं कि इनका भी जो है थोड़ा सा आपको जिक्र कर दें। हरगोविंद खुराना जो साहब थे उन्होंने क्या किया था, देखो यहाँ लिख रखा है, जो आरएनए अणु है उनका निर्माण किया था, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है रासायनिक विधि द्वारा, ये केमिकली उनका सिंथेसिस किया था। वहां पर एक साइंटिस्ट और है सर, सेवेरो ओकावा, उसने एंजाइम की सहायता से आरएनए का निर्माण किया था, लेकिन इसने रासायनिक विधि से आरएनए बनाया था। जॉर्ज गेमो जो है इंपॉर्टेंट है, उसने कोडोन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसने बताया था सबसे पहले कि ये ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, लेकिन ट्रिपलेट नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था नीरेनबर्ग ने। मिचेल्सन स्टोल ने बता दिया अभी सेमीकंडक्टर मोड ऑफ रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। फ्रेडरिक सेंगर अभी जस्ट अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला भी था, किसने प्रोटीन सीक्वेंसिंग बताई थी, आ गया क्वेश्चन में अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग। तो साइंटिस्ट के थोड़े से नाम पे फोकस करना, कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट, इन यूकेरियोट RNA polymerase second transcript hMRNA 18S rRNA 28S rRNA या snRNA। तो RNA polymerase second जो किसको यहाँ पे कोड करेगा, जो hRNA है उसको। और ये सर अपने बताया था, टाइप बताए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट लेक्चर में कौन कौन से RNA, मेरे ख्याल से हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसको वापस रिपीट कर दिया। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़िए, विकल्प को चेक कीजिए। RNA polymerase associate transitionally with rho factor for initiate transcription। इनिशिएट करने के लिए rho factor नहीं आता, सिग्मा फैक्टर यहाँ पे आता है। स्टेटमेंट क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द
सेम कंपार्टमेंट, बिल्कुल सही है भाई, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। और ये कैरेक्टर भी प्रोकैरियोट का है, को बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन जो है वो प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा। उसके भी वहां एनसीईआरटी में रीजन भी दे रखे हैं कि ऐसा बिल्कुल। क्यों होगा। पहला रीजन तो है कि वहां पर जैसा सर ने बताया वहां पर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में कोई सेपरेशन नहीं है। दूसरा जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो डायरेक्ट कौन बनता है, एमआरएनए, बिल्कुल। उसमें इंट्रोन है नहीं, तो डायरेक्टली जैसे एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन को वहीं स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल। क्या हो गए, स्पेशली क्या है, सेम साइट पे है, और टाइम टेम्पोरली बोलेंगे तो सेम टाइम में होगा। बिल्कुल। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट होगी, तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है। करेक्ट है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए यहां पे नहीं ये फिर आएगा, इनकरेक्ट हो गया, ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से थर्ड से होता है। When hnRNA undergoes capping process, adenylate residues are added at the 3' end in a template independent manner। ये अपने पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। बिल्कुल, यहाँ एक तरफ तो ये बोल रहा है कैपिंग, कैपिंग बिल्कुल, तो कैपिंग में जो है अभी बताया था थोड़ी देर पहले 5' end पर होता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन 3' end पर होता है। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एडेनाइलेटेड ग्रुप नहीं जुड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट से भी घुमा देता है वो, इस तरह के स्टेटमेंट देखे तो यहाँ पर वापस इनकरेक्ट हो गया। hnRNA is the product of mRNA, ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, बल्कि जो mRNA है वो प्रोडक्ट किसका होता है, hnRNA का होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, सेकंड ऑप्शन। ये भी इनकरेक्ट था, ये सही था, ये सही था, ये आपका है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, और ये भी क्या है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बिल्कुल। The inducer for switching on of the lac operon in bacteria is presence of lactose। तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज अपने पास में है, बिल्कुल, बिकॉज़ लैक्टोज ही क्या करेगा, उसको ओपेरॉन कौन कर देगा। बिल्कुल, इसने बोला नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कोई मतलब उससे नहीं, कोई मतलब प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इन द बैक्टीरिया वो रेगुलेशन में हेल्प नहीं करती हैं। प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज ये कभी नहीं होगा, तो सिंपल है लैक्टोज। तो बार बार वही कॉन्सेप्ट वही क्लियर हो रहा है, लैक्टोज होता है इंड्यूसर, सीधी सी बात है, जो क्या करेगा उसको स्विच ऑन करवाएगा। कॉन्सेप्ट एक है, बस लैंग्वेज आपको अलग अलग हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज से कई बार क्या है, बच्चे लैंग्वेज घुमाते ही थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए बार बार आपको प्रैक्टिस ये करवाई जाती है कि भाई आप क्वेश्चन जो है किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, which codon is not an indicator of completion of protein synthesis। तो अपने पास में UAG, UAA, UG सारे स्टॉप कोडोन है, बस यहाँ पर ये अपने पास में स्टार्ट कोडोन है। स्टार्ट, ये स्टार्ट जो है इनिशिएशन को इंडिकेट करेगा, बिल्कुल। बाकी तीन जो है वो कंप्लीशन को Completion को। इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट, The sequence of bases in the coding strand of a double stranded DNA is 5' GTTC GA GTC 3', then the sequence of bases in its transcript will be। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास में है, इसमें देखा अपने कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग के अपने कोडिंग को पता है कोडिंग और जो बनने वाला आरएनए है वो सेम ही होता है, बस जहाँ पे थायमिन है वहाँ पे यूरेसिल कर देते हैं। बिल्कुल, इसमें ये शॉर्ट ट्रिक बता दी Short आपने trick है, ताकि दिमाग ना लगाएं। कोडिंग स्ट्रेन के तो सेम होता है, बिल्कुल। और अगर टेम्पलेट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो सीधा कोडिंग दिया है तो अपन क्या करेंगे, सेम सीक्वेंस बनाएंगे, लेकिन टी की जगह यूरेसिल चिपका दो। तो यहाँ देख लो 5 to 3 में सेम बोले तो जी, यहाँ पर यू यू सी जी ए जी, ये यू आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से थर्ड ही सही है। देखो सेम सीक्वेंस है, आप चेक कर लेना, बिल्कुल दोनों क्या है, सेम है, बट यहाँ थाइमिन है, यहाँ पर क्या है, यूरेसिल है। लेकिन वो टेम्पलेट दे दे तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री पे जाना पड़ेगा। अगर टेम्पलेट होता वो तो बिल्कुल उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको डिजाइन करना पड़ता। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अक्सर पूछता भी रहता है इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट, The region of DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase is terminator, structural gene, origin या promoter। तो RNA polymerase जो है वो अटैच कहाँ पे होगा, अपन कह सकते हैं प्रमोटर पे होता है। और कई बार ऐसे दिमाग लगा ले, प्रमोटर में अगर बोल देते हैं कई बार म्यूटेशन हो गया प्रमोटर में, तो ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन कभी हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि म्यूटेशन अगर इसमें कर दोगे तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कभी भी बाइंड नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये म्यूटेशन के भी हैं, जेनेटिक्स वगैरह में म्यूटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन ए म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन, इट इज ए केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन या फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। ये अपने पास में कौन सा एग्जांपल हो गया, ट्रांजिशन का हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर ये दो केस होते हैं, बड़े सिंपल है, कई बार ये यहाँ डाल दिया क्वेश्चन। जो म्यूटेशन है उसमें जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसमें कोई एक जो बेस है वो चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर दो केस होते हैं। एक तो होता है ट्रांजिशन, जैसे सर ने बताया अभी ट्रांजिशन, और दूसरा केस होता है ट्रांसवर्जन। यहाँ ट्रांसवर्जन भी ऑप्शन में है, तो ट्रांजिशन में इतना याद रखना आपको, कोई प्यूरिन है उसकी जगह क्या आ जाए, पिरिमिडिन आ जाए, ये अपन कह सकते हैं इसके अंदर, ये प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन, तो पक्का क्या बोलोगे उसको, ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन में क्या होगा, मान लो पिरिमिडिन है उसकी जगह पे कोई प्यूरिन आ गया, तो यहाँ होगा
ट्रांसवर्जन। इसीलिए इसने नाम दिया ट्रांसवर्जन, उसमें पूरा वर्जन चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज हो गया, प्यूरिन pyrimidine आपस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेता है कि पहले ए था, अब ए की जगह जो है वो आ गया जी, तो ऑब्वियसली प्यूरिन की जगह प्यूरिन आया, तो ये ट्रांजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। मान लो पहले ए था, अब इसकी जगह पे आ गया आपका टी आ गया, तो यहाँ पर क्या बोल दोगे उसको, ट्रांसवर्जन। तो यहाँ से रिलेटेड सारी बातें अपन ने बता दी हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछे किस तरह से, तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्रांजिशन। Next. Which enzyme will be produced in a cell in which there is silent mutation? यहाँ पे mutation वो है silent है, बिल्कुल in the lac Y gene, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर Y gene में silent mutation है तो यहाँ पर जो लेक ऑपर अपना काम करेगा, सारे एंजाइम यहाँ बन जाएंगे, चाहे तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज हो, चाहे लैक्टोस्पर्मीज हो, चाहे ट्रांसएस्टरेज हो। ये थोड़ा म्यूटेशन से कोरिलेट कर दिया लैकोपेरोन को, और म्यूटेशन से रिलेटेड भी इनको क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आपने बताया जेड है, ये वाई है और ये है, तो मान लो जेड में साइलेंट म्यूटेशन हो गया, ऑब्वियसली साइलेंट म्यूटेशन अब आपको पता होना चाहिए, साइलेंट म्यूटेशन हो गया तो पॉलीपेप्टाइड पे कोई चेंज नहीं होता। बिल्कुल, तो म्यूटेशन क्या है, साइलेंट, पॉलीपेप्टाइड पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली तीनों बनेंगे, तीनों का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर जेड में मान लो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाए तो ऑब्वियसली फ्रेम शिफ्ट हो गया तो कोई नहीं बनेगा सर, बिल्कुल, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट में ये भी चेंज हो गया और आगे की पूरी फ्रेम क्या होती है, चेंज होती है। अगर जेड में फ्रेम शिफ्ट हो गया तो ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना परमेज बनेगा और ना ही ट्रांसएस्टाइलेज। अगर वो बोल दे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो हुआ है वाई में, तो वाई में फ्रेम शिफ्ट हो गया तो जेड तो बन जाएगा, लेकिन जो आपका परमेज और ट्रांसएस्टाइलेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से भी आपको दिमाग लगाना है कि वो म्यूटेशन किस में बोल रहा है और कौन से टाइप का म्यूटेशन जो है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल है, साइलेंट म्यूटेशन होगा तो वाई जीन शांत उत्परिवर्तन में कौन सा एंजाइम उत्पन्न होगा, तो फिर तो सारे उत्पन्न होंगे क्योंकि यहाँ म्यूटेशन कौन सा है, साइलेंट है। नेक्स्ट, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना, और यहाँ पर एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये अपने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। बिल्कुल, ये आपका जो प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको टेमिनिज्म बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है टेमिनिज्म, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो सबसे पहले बताया था टेमिन एंड बाल्टीमोर में, तो इसको टेमिनिज्म बोला जाता है। और यहाँ पर जो एंजाइम है सर वो भी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इस डीएनए को बोलते हैं सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडॉन इज ए चेन टर्मिनेटर कोडॉन? तो यहाँ पे टर्मिनेटर कौन सा हो गया, लास्ट हो गया यूएजी, बिल्कुल सिंपल स्टॉप कोडॉन है। बिल्कुल, तो यहाँ अपन ने मॉलिक्यूलर के जो भी क्वेश्चंस थे सारे कवर कर लिए, और मेरा मानना है कि सर अपने लोग लगभग सारे टॉपिक कवर किए हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि चैप्टर छोटा है ना, आपको लगेगा कि क्वेश्चंस कम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, छोटा है। तो आपने एक चैप्टर से 3 पीपीटी बना दी है, 3 गुरुनीति बना दी है। कई बार लगता है कि क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन कम नहीं है, एक चैप्टर से 3 गुरुनीति काफी हो जाती है, अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो लपेट लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन 2 गुरुनीति और देंगे, जिसके अंदर एक तो बायोमोलिक्यूल और दूसरी में बायोमोलिक्यूल के साथ साथ कुछ क्वेश्चन और बचेंगे, तो अपन मॉलिक्यूलर के जो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, क्योंकि उनका आपस में भी क्या है भाई, कांटेक्ट है, तो दोनों को मिक्स करके बना देंगे। तो मेरे ख्याल से सर मॉलिक्यूलर और बायोमोलिक्यूल में 5 गुरुनीति मोर देन सफिशिएंट है। 5 सीरीज से 1 क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, मतलब ही नहीं है क्वेश्चन बाहर जाने का। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ जो आप समझ रहे हो उनको रिवाइजन तो करना पड़ेगा, रिवीजन के बाद जो है कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा, तब जाके आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल। तो बच्चों अब अगला जो अपना सीरीज होगा उसमें बायोमोलिक्यूल आएगा, तो बायोमोलिक्यूल जो है इसको आप बिल्कुल लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी से पढ़ के तैयार रखिए, ताकि जब हम बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन करें उस टाइम पे आप काफी इजीली क्वेश्चन के साथ में इंटरेक्ट हो पाओ। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ो। अगली जो सीरीज है उसमें मिलते हैं। थैंक यू।